डॉक्टर रस्तोगी। नहीं, ये तैयार होने वाली बात नहीं। इसमें क्या करना चाहिए, जो पूरा विश्व है, क्या एक देश पूरे विश्व पे हावी कर सकता है? क्या एक देश पूरे विश्व को पेट में ला सकता है? चाइना कर चुका है। तो हम लोगों ने, किसी ने कोई इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया चाइना के अगेंस्ट, सो दैट दोबारा इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी नौबत आती है तो विश्व के लिए पूरा खतरा हो सकता है, पूरी विश्व की जो हम बात करें। और इसीलिए हम सचेत कर रहे हैं और जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। यह खतरा भारत पर फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर जागरूकता रहेगी तो शायद इस तरीके के खतरे को बहुत अच्छे तरीके से टाला जा सकता है। डॉक्टर रस्तोगी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, बेशक इसके प्रभाव जो है बहुत ज्यादा कम हो गए। क्या ये जो इस वक्त चाइना में हालात है, क्या कोई कोविड का नया रूप, किसी तरीके के अलग, कहते हैं कि म्यूटेशन लगातार उसमें हो रहे हैं, कोई ऐसा रूप हो सकता है? सो यस पल्लवी, सो एक्चुअली WHO ने अब, जैसे सर ने भी बताया उसका, कि WHO ने अब रुक किया है। WHO अब चाइना में इंटरवीन कर रहा है और इंक्रीज सर्वेलेंस सिस्टम से अभी तक के जो शुरुआत के 34 सैंपल्स देखे गए थे, उनमें कोविड के जीनोम के नियर बाय में कुछ नहीं मिला है। इसीलिए कोविड-19 या कोविड-19 से जुड़ा हुआ ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो काफी कॉमनली अभी फैला हुआ है, उसके सब वेरिएंट्स के मोटा मोटी तौर पे जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं, उनमें कोविड जैसा नहीं लग रहा। हालांकि जैसा कि बात किया है कि चाइना इज नॉट कमिंग इन द फोर फ्रंट, दे आर नॉट टेलिंग अस द ट्रू स्टोरी एक्चुअली, कि एग्जैक्टली क्या ये वायरस है पहली बात, या बैक्टीरिया है, या दोनों मिलके दो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बहुत जरूरी है कि माइकोप्लाज्मा हो या RSV हो, इस टाइम पे इमरजेंसी रेट्स इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत आ रही है। खांसी जुकाम नजला इज वन सेपरेट थिंग, बट एकदम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना, तो क्या ये इन्हीं वायरसेस का कोई लीदल यानी कि हानिकारक वेरिएंट है? बट अभी शुरुआती जितनी भी स्टडीज आई हैं उसमें कोविड से मिलता जुलता कहीं कोई सामने नहीं है। लेकिन ये दलील भी दी गई कि चूंकि चाइना में काफी लंबे समय तक एक तरीके से बैन रही हैं चीजें, और धीरे धीरे जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको खोला गया, तो एक बड़ी वजह ये हुई कि इस तरीके का जो हम पैंडेमिक वहां देख रहे हैं वो अब दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक वजह है, या फिर सही में कुछ छुपाया जा रहा है? आप लोगों का क्या आकलन है इस पे? देखिए, साइंटिफिकली एक पॉइंट पे ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में 75% से भी ज्यादा लोग जब कोविड में प्रभावित हुए, क्योंकि लॉकडाउन जो था ना, वर्ल्ड वाइड भी देखा गया कि चाइना का सबसे स्ट्रिक्टर और हार्श लॉकडाउन रहा है। ये बात हमने बताई भी है और देखी भी है। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि बच्चों के लिए पूरा स्कूलिंग सारा, क्योंकि जब आप आपस में जो वायरसेस होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज के वायरस हो, ये पहले से ही सर्कुलेटिंग रहते हैं। तो कई बार क्रॉस इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी, यानी एक से ज्यादा लोगों को आपस में इम्यूनिटी देने से आप एक से दूसरे वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहते हो। तो जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होते हैं तो उनका एक बाईपास इफेक्ट ये होता है कि अगर आप लंबे समय से पर्टिकुलरली एक्सपोज नहीं हो रहे हो रूटीन के आपने इन्फेक्शन से, तो आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी आती नहीं है। तो जब आप एकदम से एक्सपोज होते हो या आपके ऊपर वो हावी होता है, तो आप उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हो। बट ये सिर्फ स्टोरी का सिंपल एक पार्ट है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दर्शाता। और इसी को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हालात फिर से नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर सबके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। डॉक्टर गुप्ता, एक चीज मैं समझना यहाँ पर चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार अभी से ही प्रयासरत है, लगातार इस पर पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन अगर खतरा भारत की तरफ बढ़ा, जो अभी फिलहाल नहीं है, तो किस तरीके का होगा? देखिए पल्लवी, क्लियर है कि एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के प्रिवेंशन के तरीके होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे हमारी जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर किसी को सिम्टोमेटिक लोग हैं ताकि उनको आइसोलेट करना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए। हम सब लोग हैं जितने हैं, सबको पब्लिक अवेयरनेस बहुत सारी हुई कोविड के टाइम। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे, जिसमें हैंड हाइजीन है, बार बार हाथ अच्छे से धोने हैं, नाक मुंह आंख को नहीं छूना है, खांसते छींकते समय रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करना है, मतलब कोहनी पे खांसना छींकना है या मास्क लगा के जाना है। अगर आपको सिम्टम्स है तो घर में रहना है। ये चीजें हमारे कल्चर में आनी चाहिए और बच्चों को, बड़ों को, सबको सिखानी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है हमें, इन सब चीजों को ध्यान है। दूसरा प्रिवेंटिव मेजर और हम क्या ले सकते हैं कि जितने बच्चे हैं, खासकर बच्चों में हो रहा है, बच्चों में बहुत सारे निमोनिया के वैक्सीन होते हैं, जैसे हिव निमोनिया होता है, निमोकोकल निमोनिया होता है, फ्लू का वैक्सीन आता है। तो कहीं ना कहीं इन वैक्सीन को लगा के बच्चों के अंदर प्रिवेंशन बढ़ा सकते हैं। कभी कभी डुअल इन्फेक्शन होते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया
कि बहुत सारे वायरसेस में क्रॉस इम्यूनिटी होती है या बैक्टीरिया में भी क्रॉस इम्यूनिटी होती है। अगर मान लीजिए मुझे फ्लू का इन्फेक्शन लग रहा है तो हो सकता है मैं कोविड से कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो जाऊं बिकॉज ऑफ जो फ्लू के अगेंस्ट जो मेरी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो हिब का जो निमोनिया का वैक्सीन है, इसके अलावा फ्लू वैक्सीन है, और इसके अलावा बहुत सारे एडल्ट लोग हैं आजकल हम लोग रिकमेंड करते हैं, इवन जो बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप जैसे स्कूल में काम कर रहे हैं लोग जिनका एक्सपोजर ज्यादा है, उन सबको फ्लू का वैक्सीन हर साल लगवाना चाहिए। फ्लू शॉट रिकमेंड कर दिया गया इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी, और फिजिशियंस ने भी। साथ में जो लोग ऐसे जो हाई रिस्क हैं, जिनकी इम्यूनिटी है, जो स्टेरॉइड में, जो डायलिसिस में है, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, उन सबको भी निमोकोकल वैक्सीन लगाना चाहिए, और इन लोगों को जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इन सबका पालन करना चाहिए। एक और बात, बिल्कुल देखिए, मौसम भी वैसा है क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके के हम हालात दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, तो एक तो मौसम खराब है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, और इस मंथ में देखते हैं कि काफ़ी समस्या होती है सांस लेने की, रेस्पिरेटरी जो हम प्रॉब्लम जिसको कहते हैं उसमें काफ़ी समस्या होती है, निमोनिया की भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स यानी बुखार हो, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो बिना देर किए हुए डॉक्टर तक पहुंचे? देखिए पल्लवी जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो तरफा मार हो सकती है अगर भारतवर्ष की बात करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, ठीक है, तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ, वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी जो सीओपीडी के बच्चे हैं खास करके, इन सबको बहुत परेशान करता है। इनके अंदर नॉर्मली ब्रोंकाइटिस हो जाती है, नॉर्मली स्टमक का एक्यूट अटैक आने लगते हैं, सीओपीडी में एग्जैजरेशन हो जाते हैं। इन बच्चों की बड़ों की जो इनहेलर वो चेंज हो जाती है, ब्रोंकोडायलेटर्स देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कंबाइंड इफेक्ट खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सबको पहले तो पता होना चाहिए क्या सिम्टम्स हैं आई लाइक इन्फ्लुएंजा के, कि अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, योर आई लाइक सिम्टम्स हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आप जाना ना चाहें, बेहतर है, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट करेंगे। बट अगर ऐसा कोई डेंजरस सिम्टम है जिसमें आपको तुरंत अस्पताल में जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सबको बताना चाहिए कि आपको ब्रीथ हो रही, मतलब सांस में तकलीफ हो रही है, या आपकी पसली चल रही है, मतलब सांस तेज चल रही है। खासकर बच्चों में बच्चे बता नहीं पाते, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, कि मैं खुद पीडियाट्रिशियन भी हूँ, तो उनमें क्या होता है कि उनकी पसली तेज चलने लगती है, और बच्चों का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे 1 साल से कम बच्चे हैं उनका लगभग ये मानते हैं 25 से 30 पर मिनट होता है, जो न्यूनेट होते हैं वो 40 से 60 मिनट होता है, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनका 20 से 25 होता है, एडल्ट में 15 से 16 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर माँ को चल रही है, नसने फूल रहे हैं, ये वाली मसल फूल रही हैं, चींटी बज रही है सांस लेने में, या बच्चे को चेस्ट पेन बता रहा है, बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, या बड़ों में भी ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, जो भी अस्पताल है, आपने सही सलाह दी है, और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि आप दोनों के सलाह से लोगों में जागरूकता आएगी, और हमारा मकसद भी यही था कि आज इस रहस्यमयी बीमारी जो कि चाइना में एक तरीके से कहें तो प्रकोप एक तरीके का वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वो प्रकोप हमारे भारत में ना आए, इसीलिए ज़रूरी था समझना कि इस बीमारी के लक्षण क्या है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, उसको बखूबी दोनों डॉक्टरों ने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चीन में फैली बीमारी